को तब एहसास हुआ कि वो अभी भी नंबर एक शैडो गार्ड से चिपकी हुई थी। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। वो जल्दी से नीचे कूद गई और समझाया, जो पहले भाग रहा था वो कोई साधारण सदस्य नहीं था। ओ, अनन्या रॉय चौंक गई। क्या वो कोई रक्षक हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये तो शुक्र है कि तुम सब सुरक्षित हो। जो शैडो गार्ड पीछा कर रहे थे उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया। एक रक्षक की शक्ति कम से कम प्राण साधना की 9वीं परत तक होती है और वे युद्ध में अनुभवी होते हैं। बहुत भयंकर। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों शैडो गार्ड का बिना किसी चोट के लौटना और यहां तक कि प्रतिद्वंदी को घायल कर देना, ये वाकई अद्भुत है। अगर हम होते, किसी रक्षक का सामना करते, तो शायद हमें भागने का भी मौका नहीं मिलता। उन्हें घायल करना तो दूर की बात है। उनकी गलतफहमियां सुनकर इशिता ने अजीब सा भाव दिखाया और कहा, किसने कहा कि जो भाग रहा है वो रक्षक है? नंबर 1 शैडो गार्ड पहले ही एक रक्षक और 3 अन्य सदस्यों को मार चुका है। क्या? अनन्या रॉय की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। नंबर 1 शैडो गार्ड, तुमने सच में एक रक्षक को मार डाला और 3 अन्य सदस्यों को? रुको, उसे जल्दी ही मुख्य बात समझ आ गई। हैरानी भरी नजरों से उसने कहा, तो जो अभी तुम्हारा पीछा कर रहा था वो? अगर अर्जुन मेहरा एक रक्षक को आसानी से मार सकता है तो कोई उसका पीछा कैसे कर सकता है? उनका पीछा करने वाला व्यक्ति केवल ही हो सकता है वो सबल्टर मास्टर था। इशिता ने डरते हुए कहा। प्रतिद्वंदी की अजेय तलवारबाजी और फाउंडेशन स्थापना के आध्यात्मिक दबाव को याद करके उसे घुटन महसूस हुई। सबल्टर मास्टर? अनन्या रॉय की आवाज कांप उठी। ऐसा अस्तित्व उसके द्वारा गठित शैडो गार्ड टीम की पहुंच से बहुत दूर था। उसका मूल उद्देश्य बस कुछ साधारण अवशेषों को हटाना और अपने पिता नगर स्वामी का बोझ हल्का करना था। सबल्टर मास्टर से निपटने का काम उसके पिता और अन्य विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन नंबर 1 शैडो गार्ड ने सबल्टर मास्टर का सीधा सामना किया था और उसकी दाहिनी आंख फोड़ दी थी। फिर बिना किसी चोट के वापस लौट आया था। उसने हमेशा सोचा था कि अर्जुन मेहरा को नंबर 1 शैडो गार्ड बताना उसे ज्यादा आंकना था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी असली ताकत को कम करके आंका था। शैडो गार्ड भी आश्चर्य से आंखें फाड़े। रहस्यमय नंबर 1 शैडो गार्ड की अजेय आकृति को देखकर कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। जिन लोगों ने उसके प्रति कोई विरोध किया था वे अब केवल श्रद्धा महसूस कर रहे थे। अनन्या रॉय मन ही मन रोमांचित थी। अर्जुन को छाया रक्षक दल में शामिल करना वाकई एक बेहद समझदारी भरा फैसला था। चलो हम अवशेषों के शरीरों की जांच करते हैं। जल्द ही 4 लाशें सबके सामने लाई गई। एक ही वार से हुए घातक घावों को देखकर समूह की सांसें थम सी गई। खासकर प्राण साधना के 8वें स्तर पर मौजूद अवशेष, जिसकी छाती 2 टुकड़ों में बंट गई थी। अर्जुन की शक्ति के बारे में उनकी समझ एक बार फिर ताजा हो गई। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। ये उपवेदिका का सही रक्षक है, जिसका नाम तेजराज सिंह है, जो उपवेदिका गुरु का सबसे करीबी विश्वास पात्र है। अचानक एक छाया रक्षक ने उसे पहचान लिया और चिल्लाया। इसकी शक्ति उपवेदिका गुरु के बाद दूसरे नंबर पर थी। वो एक छोटे ब्लेड में माहिर था और निर्जला नगर में प्राण साधना के 8वें स्तर के कई विशेषज्ञों को मार चुका था। वो बेहद खतरनाक था। अप्रत्याशित रूप से वो नंबर 1 छाया रक्षक के ब्लेड से मारा गया। कुछ अन्य लोगों ने जांच की और एक के बाद एक चिल्लाए। और प्राण साधना के 8वें स्तर पर वे 2 अवशेष, वे भी रक्षकों के ठीक नीचे उच्च श्रेणी के योद्धा थे, कुख्यात। वे सभी नंबर 1 छाया रक्षक द्वारा मारे गए और युद्ध के निशानों को देखते हुए वे चारों नंबर 1 छाया रक्षक को घेर रहे थे, फिर भी बदले में मारे गए। इस खोज ने उन्हें फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। उपवेदी के सबसे शक्तिशाली रक्षक और 2 कुख्यात अवशेषों का घेराबंदी में सामना करना,
फिर भी बदले में उन सभी को मार डालना। प्राण साधना के 9वें स्तर की शक्ति होने के बावजूद ये आधार स्थापना की शक्ति जैसा क्यों लगा? अनन्या रॉय बहुत खुश हुई और अर्जुन के कंधे पकड़ते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें अभी सिटी लॉर्ड मैंशन ले चलती हूं। मैं चाहती हूं कि पापा देखें कि मेरी शैडो गार्ड टीम कितनी प्रभावशाली है। बाकी सब लाशों को वापस सिटी लॉर्ड मैंशन ले जाओ। इशिता ने कहा, मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। उसने नंबर 1 शैडो गार्ड को गौर से देखा और गंभीरता से कहा, इस बार तुम जीतोगे। जब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाऊंगी तो हम फिर से मुकाबला करेंगे। ये कहकर वो जल्दी से भाग गई। शर्मा परिवार की पिफू गोली की नीलामी शुरू होने वाली थी। चाहे कुछ भी हो, उसे इसे हासिल करना ही था ताकि एक ही बार में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंच सके, वरना वो नंबर 1 शैडो गार्ड के बराबर भी नहीं थी। सिटी लॉर्ड मिशन क्या? अनन्या ने कालनागिनी सभा के अवशेषों को मिटाने के लिए विशेष रूप से एक छाया रक्षक दल का गठन किया था। बटलर की रिपोर्ट सुनकर यशवर्धन रॉय गुस्से से भड़क उठे। क्या ये बकवास नहीं है? वायु पर्वत संप्रदाय के घेरे से बच निकले ये अवशेष, उनमें से कौन इतना जबरदस्त विशेषज्ञ नहीं है? उनसे निपटने के लिए बिना किसी युद्ध अनुभव वाले युवाओं के समूह को भेजना मौत को दावत देना है। उसे तुरंत वापस लाओ। इसी समय अनन्या रॉय खुशी से दौड़ती हुई आई। अपने साथ अर्जुन मेहरा को भी लाए। पिताजी, खुशखबरी, खुशखबरी। यशवर्धन रॉय बस उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया। बकवास। तुम्हें शैडो गार्ड टीम बनाने की इजाजत किसने दी? इसे तुरंत भंग करो। अपने बगल में नंबर 1 वाले मुखौटे वाले अर्जुन को देखकर उन्हें ये और भी बेतुका लगा। तुरंत, अभी जाओ। अनन्या ने मुंह बनाया और कहा, मेरी शैडो गार्ड टीम को कम मत आको, वे बहुत प्रभावशाली है। यशवर्धन ने गुस्से से कहा, ये नौजवान अभी बड़े भी नहीं हुए, ये कितने प्रभावशाली हो सकते हैं? इन सबको वापस भेजो, अपने परिवारों के साथ रहो और गंभीरता से साधना करो। यही सही है। कालनागिनी सभा को मिटाने का काम ऐसा नहीं है जिसकी चिंता बच्चों के समूह को करनी चाहिए। क्या तुम मेरी छाया रक्षक टीम को कम आंक रहे हो? अनन्या चुपके से हंसी और ताली बजाई। उन्हें अंदर लाओ। तो चारों लाशें यशवर्धन रॉय के सामने लाई गई। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उपवेदी के दाहिने रक्षक तेजराज सिंह, काले ब्लेड वाले भाई रमेश और राजेश। उसने न केवल रक्षक को पहचाना बल्कि प्राण साधना के 8वें स्तर पर मौजूद 2 अवशेषों को भी पहचान लिया। वे कालनागिनी सभा के कुख्यात विशेषज्ञ थे। सरकारी विशेषज्ञों को उनके हाथों काफी नुकसान हुआ था। उनसे निपटने के लिए यशवर्धन ने कई विशेषज्ञों को तैनात किया था जो हमेशा चौकन्ने रहते थे। किसने सोचा होगा वे मर चुके थे? अनन्या, क्या तुमने ये किया? यशवर्धन को यकीन नहीं हुआ। अनन्या ने अपनी बाहें क्रॉस की। उसकी ठुड्डी गर्व से उठी। ये मेरी शैडो गार्ड टीम थी, लेकिन चूंकि आप उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शैडो गार्ड टीम को भंग कर दूंगी। ये कहकर उसने अर्जुन और बाकियों को तितर बितर करने के लिए हाथ हिलाया। रुको, जरा रुको। यशवर्धन घबरा गया और छाया रक्षकों की ओर फिर से गहरी प्रशंसा से देखा। युवा प्रतिभाएं, सचमुच युवा प्रतिभाएं। नगरपाल होने के नाते मैं आप युवा वीरों के प्रति अपने पिछले अनादर के लिए क्षमा चाहता हूं। कोई दावत तैयार करो। नगरपाल की सबसे अच्छी शराब निकालो। आज रात मुझे उन्हें उचित इनाम देना होगा। अनन्या आत्मसंतुष्ट दिख रही थी। छाया रक्षक भी असाधारण रूप से सम्मानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सच्चाई बताई। नगरपाल को बता दूं कि हम शर्मिंदा हैं। इन चारों को वास्तव में अकेले नंबर 1 छाया रक्षक ने मारा था। अकेले? यशवर्धन रॉय नंबर 1 छाया रक्षक को देखे बिना नहीं रह सके। सच कहूं तो
उन्हें अभी भी कुछ संदेह था कि कालनागिनी सभा के 4 बचे हुए लोग उन्हीं के हाथों मारे गए थे। आखिरकार वो अच्छी तरह जानता था कि तेजराज सिंह और ब्लैक ब्लेड ब्रदर्स कितने शक्तिशाली थे और तथाकथित शैडो गार्ड टीम अनुभवहीन युवा प्रतिभाओं के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं थी। ताकत और अनुभव के मामले में वे कालनागिनी सभा के बर्बर अवशेषों से कहीं कमतर थे। हालांकि अपनी बेटी की खातिर वो इस बात को तुरंत उजागर नहीं करना चाहता था। ये सुनकर कि सभी दुश्मनों को एक ही व्यक्ति ने मार डाला, उसका शक बेतुकेपन में बदल गया। ये कहकर कि ये शैडो गार्ड्स का सामूहिक काम था, वो यकीन करने का नाटक कर सकता था, लेकिन सारा श्रेय एक ही व्यक्ति को देना बहुत ही हास्यास्पद था। इस तमाशे को रोकना जरूरी था। उसकी आंखें चमक उठीं। अचानक उसने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और अर्जुन मेहरा की छाती की ओर बढ़ा। अर्जुन ने सहजता से अपनी चाल का इस्तेमाल किया और बाल बाल बच गया। यशवर्धन का नाखून लगभग अर्जुन के कोट से छू गया। अरे! वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तुमने सचमुच मेरे वार को टाल दिया? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने हथेली से वार किया। अर्जुन को एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, मानो वो फिर से उपवेदी गुरु का सामना कर रहा हो। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक छाया रक्षक से एक लोहे की तलवार छीन ली और सीधे उत्तर दिशा में स्थित 7 तारों का इस्तेमाल किया। तलवार की शक्तिशाली चाल ने हथेली के वार को पल भर में तोड़ दिया। 5 उंगलियों को पार करते हुए सीधे यशवर्धन के चेहरे पर निशाना साधा। अचानक तलवार के प्रहार से यशवर्धन चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी हथेली हटा ली और कई कदम पीछे हट गया। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। क्या नंबर 1 छाया रक्षक ने वाकई निर्जला नगर के शीर्ष विशेषज्ञ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? अनन्या रॉय और छाया रक्षक स्तब्ध थे। हालांकि उन्हें नंबर 2 छाया रक्षक से पता था कि उपवेदी गुरु अर्जुन द्वारा घायल किए गए थे, लेकिन अपनी आंखों से देखना एक अलग बात थी। यशवर्धन ने अपनी उंगली को देखा जो तलवार प्राण से कटी हुई थी, फिर नंबर 1 शैडो गार्ड की ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर आई। तुम कौन हो? मेरी निर्जला नगरी में ऐसा चमत्कार कब हुआ? वो नंबर 1 शैडो गार्ड के मुखौटे को घूर रहा था, ये जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि इसके पीछे कौन है। अनन्या ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। बोली, पिताजी, मैंने शैडो गार्ड से वादा किया था कि मैं उनकी पहचान उजागर नहीं करूंगी। आपको उनके असली चेहरों की निजी तौर पर जांच करने की भी अनुमति नहीं है। यशवर्धन के दिल में एक खुजली सी हुई, लेकिन अगर वो नंबर 1 शैडो गार्ड का मुखौटा जबरदस्ती हटा देता तो उसकी बेटी नाराज हो जाती और इस रहस्यमयी चमत्कार को ठेस पहुंचती। ठीक है, यशवर्धन ने हार मान ली, लेकिन उसकी आंखों का आश्चर्य कम नहीं हुआ। सिर्फ उस कदम से ही यह स्पष्ट हो गया था कि कालनागिनी सभा के ये अवशेष वास्तव में नंबर 1 छाया रक्षक द्वारा मारे गए थे। सचमुच गंगा के पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां मेरी उपलब्धियों से कहीं बढ़कर होंगी। अर्जुन ने कहा, नगरपाल बहुत दयालु है। अनन्या गर्व से भर गई। आज नंबर 1 छाया रक्षक ने सचमुच उसे बहुत सम्मान दिलाया था। पिताजी, मैंने छाया रक्षकों से वादा किया था कि अगर वे कोई बड़ा योगदान देंगे तो वे हमारे नगरपाल भवन के पुस्तक संग्रह मंडप से कोई भी पुस्तक चुन सकते हैं। नंबर 1 छाया रक्षक ने इतना बड़ा योगदान दिया है, क्या वो जाकर चुन सकते हैं? ये सुनकर यशवर्धन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ये नगरपाल भवन के संग्रह में पुस्तकें साधारण नहीं हैं। उनमें से कुछ वायु पर्वत संप्रदाय से चली आ रही है। कालनागिनी सभा के कुछ अवशेष शायद पर्याप्त न हो। काफी नहीं? अर्जुन निराश हुए बिना नहीं रह सका। वो नगर स्वामी की हवेली में कुछ खजाने ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। किसने कहा कि ये सिर्फ अवशेष थे? अनन्या रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और बोली, नंबर 1 शैडो गार्ड ने सबल्टर मास्टर का भी सामना किया।
क्या? यशवर्धन फिर से भावुक हो गया। उसका चेहरा और भी ज्यादा प्रशंसा से भर गया। शानदार, सचमुच शानदार। तुम सबल्टर मास्टर से बिना किसी चोट के बच निकलने में कामयाब रहे। मैंने एक बार उनसे लड़ाई की थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम सचमुच उनसे बच निकले। अनन्या ने मजाक किया। न केवल नंबर 1 शैडो गार्ड बिना किसी चोट के बच निकला, बल्कि उसने सबल्टर मास्टर की एक आंख भी अंधी कर दी, जिससे उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई। क्या? यशवर्धन सचमुच चौंक गया। क्या ये सच है? अगर ये सच होता तो उपवेदी गुरु का खतरा बहुत कम हो जाता। अनन्या ने कहा, मैंने खुद ये देखा है और छाया रक्षकों ने भी। ये जानकर कि ये सच है, यशवर्धन बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, शाबाश, शाबाश, तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अनन्या, उसे नगर स्वामी भवन के पुस्तक संग्रह मंडप में ले जाओ। उसे अपनी पसंद की कोई भी किताब चुनने दो। बाकी छाया रक्षक बेहद ईर्ष्यालु लग रहे थे। नगर स्वामी भवन का पुस्तक संग्रह मंडप तो मानो किसी खजाने से कम नहीं था। उनकी ईर्ष्या भरी निगाहों में अनन्या नंबर 1 छाया रक्षक को पुस्तक संग्रह मंडप में ले गई। नगर स्वामी भवन का पुस्तक संग्रह मंडप भूमिगत था। ऊपर से नीचे तक 3 बड़े दरवाजे थे। हर परत अनगिनत छिपे हुए रक्षकों और तंत्रों से भरी हुई थी। कालनागिनी सभा को भी अंदर घुसने में बहुत मुश्किल हुई। पुस्तक संग्रह मंडप में क्रिस्टल के खजाने के बक्सों में कसकर बंद पुस्तकों को देखते हुए अर्जुन ने उत्सुकता से उनमें से प्रत्येक का निरीक्षण किया। लगभग सभी साधना तकनीकें थी और कुछ मानसिक विधियां भी थी जिनकी बाहर बहुत मांग थी। हालांकि वे सभी पीठ स्तर की साधना तकनीकें थी। अर्जुन के लिए वे अब उपयोगी नहीं थी। इस समय उसने छत से ऊंची लटकी हुई एक बैंगनी क्रिस्टल में बंद किताब देखी। क्या इसके अंदर भी कोई साधना पद्धति है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिव्य चिकित्सक अमर चिकित्सक की चिकित्सा पुस्तक है। क्या? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम्हें यकीन है? अमर चिकित्सक पूरे यंत्र मंडल क्षेत्र में चिकित्सा कौशल में सबसे कुशल थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत रोगियों का इलाज किया और उनके हाथों कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, इसलिए उनका नाम अमर चिकित्सक पड़ा। इतने बड़े कद के व्यक्ति की चिकित्सा पुस्तक एक छोटे से निर्जला नगर में होगी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मुझे तो और भी ज्यादा हैरानी हुई जब मुझे पहली बार पता चला। अनन्या ने लटके हुए क्रिस्टल बॉक्स को उतारते हुए कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये अमर डॉक्टर ने तय किया था। उन्होंने अपनी चिकित्सा पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां बनवाई और उन्हें हर शहर में रखा। उद्देश्य ये था कि एक दिन कोई ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति मिले जो उनके चिकित्सा कौशल का उत्तराधिकारी बने। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। क्या अमर डॉक्टर के पास उत्तराधिकारियों की कमी है? उनके उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल के साथ अनगिनत लोग उत्सुकता से उनके ज्ञान के उत्तराधिकारी बनेंगे। इसे देखने के बाद तुम समझ जाओगे। अनन्या ने आह भरी। उसने क्रिस्टल बॉक्स खोला और अमर चिकित्सा पुस्तक नामक पुस्तक अर्जुन को दे दी। अर्जुन ने उसे लिया और उत्सुकता से खोला और दंग रह गया। पृष्ठों पर सुइयों के छेद घने, अव्यवस्थित और बिना किसी पैटर्न के भरे हुए थे। ये किसी बच्चे की शरारत लग रही थी। क्या ये अमर डॉक्टर की विरासत है? अर्जुन के माथे पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह उभर आया। अनन्या ने आह भरी। तो तुम समझ सकते हो कि इसे यहां बिना इस्तेमाल के क्यों रखा गया है। अगर अमर डॉक्टर ने इसकी व्यवस्था न की होती तो हम इसे बहुत पहले ही फेंक चुके होते। अर्जुन का सिर भारी हो गया। क्या अमर डॉक्टर सबके साथ मजाक कर रहे थे? ये सोचते ही उसके मन में अचानक एक स्पष्ट भावना उमड़ पड़ी। पन्ने पर सुई के छेद उसके नजरिए में अजीब तरह से हिलने लगे। युवा गुरु अर्जुन, तुम कोई और किताब क्यों नहीं चुन लेते? यहाँ असल में एक येलो लेवल मिडग्रेड मानसिक विधि है। अनन्या रॉय ने सोच समझकर सुझाव दिया। अर्जुन मेहरा को होश आया। अमर चिकित्सा पुस्तक पकड़े हुए
और बोले, मुझे बस यही चाहिए। आ? अनन्या हैरान दिखी। तुम्हें ये क्यों चाहिए? कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए अर्जुन ने कहा, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। क्या आप मुझे एक शांत कमरा दे सकते हैं? मैं इसे शांति से पढ़ना चाहता हूं। यह देखकर कि अर्जुन मजाक नहीं कर रहा था, अनन्या बस एक लंबी सांस छोड़ पाई। ठीक है, एक बेकार चिकित्सा पुस्तक पर इतना अच्छा अवसर बर्बाद करना बहुत अफसोस की बात है। कुछ ही देर बाद अर्जुन अनन्या के विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले साधना कक्ष में दाखिल हुआ। उसने तुरंत पुस्तक खोली और उसे दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके मन में एक स्पष्ट, शुद्ध भावना फिर से उभरी, पृष्ठों पर बने पिनहोल फिर से मुड़ने लगे। जैसे जैसे पिनहोल हिलते गए, वे धीरे धीरे मानव शरीर के मेरिडियन का एक आरेख बनाते गए। प्रत्येक पिनहोल मानव शरीर पर एक विशेष एक्यूपंक्चर बिंदु का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरे पृष्ठ पर पलटते ही पिनहोल भी मुड़ने लगे, जिससे एक चांदी की सुई पकड़े हुए एक आकृति बन गई। तीसरे पृष्ठ पर पिनहोल भी मुड़ गए। चौथे पृष्ठ पर जब अर्जुन ने सारे पृष्ठ पढ़ लिए, तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। उसने पूरा दिन पढ़ने में ध्यान लगाया था और इसका फल बहुत बड़ा था। सुराखों की बदलती व्यवस्था से उसने आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारी चिकित्सा कौशल सीख लिए थे। ये वास्तव में अमर चिकित्सक की विरासत थी। हालांकि इसे सीखने के लिए अत्यंत उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता थी। अपनी दुखती आंखों को मलते हुए अर्जुन कक्ष से बाहर निकल गया तो देखा कि हवेली में अफरातफरी मची हुई है और कई गश्ती पहरेदार मुख्य हॉल की ओर दौड़ रहे हैं। क्या कुछ हुआ? अर्जुन ने एक पहरेदार को रोका और पूछा, क्या कालनागिनी सभा के अवशेष दिखाई दिए? पहरेदार ने यह देखकर कि यह नंबर एक छाया रक्षक था, तुरंत सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया और बोला, आपको सूचित कर रहा हूं महोदय, ये कालनागिनी सभा के अवशेष नहीं है। शर्मा परिवार के मुखिया शर्मा युवराज बीमारी के कारण चल बसे हैं। नगरपाल और सबसे बड़ी कुमारी पुष्टि करने के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं और साथ आए पहरेदारों को बुला रहे हैं। शर्मा परिवार, श्रुति शर्मा के पिता। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि श्रुति एक महिला होने के नाते इस स्थिति को क्यों संभाल रही थी। पता चला कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे। श्रुति के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचते हुए अर्जुन ने मन ही मन आह भरी, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। इसके तुरंत बाद यशवर्धन रॉय आगे बढ़े। अनन्या रॉय और अर्जुन उनके पीछे पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। शर्मा परिवार के स्वामी की बीमारी क्या थी? अर्जुन ने पूछा। अनन्या ने हल्की आह भरी। उन्हें एक दुश्मन ने घायल कर दिया था, जिससे उनका हृदय तंत्र टूट गया था और वे इतने सालों से अपने जीवन को बनाए रखने के लिए दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों पर निर्भर रहे हैं। उनके निधन से शर्मा परिवार को भविष्य में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर उस दुश्मन को उनकी मौत का पता चला तो वे शायद उनकी पत्नी और बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया की महान शत्रुता और कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से क्रूर होती है। युद्ध की दुनिया विशेष रूप से क्रूर होती है। अगर कोई आज अपने दुश्मनों का सफाया नहीं करता तो कल उसका अपना परिवार नष्ट हो सकता है। शर्मा परिवार के स्वामी की मृत्यु नहीं हुई थी, शायद इसीलिए दुश्मन थोड़ा सतर्क हो गया था। अब जब वो चले गए हैं तो वे निश्चित रूप से उनके परिवार को नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने ये सुना और चुपचाप आह भरी। वो श्रुति शर्मा, एक चतुर और सुंदर युवती के लिए तरस खाए बिना नहीं रह सका। जब वो निर्जला नगर में था तो शायद वो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन एक बार जब वो चला गया तो सब कुछ उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। उसके तुरंत बाद शर्मा परिवार प्रवेश द्वार पर पहले से ही सफेद लालटेनें लटकी हुई थी और दोहों से सजाया गया था। बीच वाले आंगन में एक काले रंग का लाख से मढ़ा हुआ ताबूत था। अंदर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लेटा था, जिसका चेहरा चौकोर था। उसके मुंह से खून बह रहा था
और त्वचा काली पड़ गई थी। जो शर्मा युवराज था। शोक वस्त्र पहने श्रुति शर्मा आंखों में आंसू लिए ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उनका दुबला-पतला शरीर उस गमगीन माहौल में विशेष रूप से शोकाकुल लग रहा था। उनके अलावा कई प्रतिष्ठित परिवार भी मौजूद थे। शर्मा परिवार निर्जला नगर का एक प्रतिष्ठित परिवार था। स्वाभाविक रूप से उनके उच्च समाज के परिवारों से कई संबंध थे। कपूर परिवार उनमें से एक था। कपूर परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले कपूर जयंत ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठे और दुख का नाटक करते हुए बोले, शर्मा अंकल, आपकी मृत्यु अन्यायपूर्ण तरीके से हुई। अगर मुझे पहले पता होता कि ये हृदय की मध्य रेखा की चोट है तो मैं कुछ भी कह देता कि वायु पर्वत संप्रदाय वापस जाकर तुम्हारा इलाज करने के लिए स्वर्ण रेशम की जीवन विस्तारक गोली ले आता। ये सुनकर शर्मा परिवार की कुलमाता लता कुरैशी ने आंसुओं से उसका समर्थन किया और कहा, तुम्हारा यही इरादा है। तुम्हारे चाचा शर्मा परलोक में संतुष्ट होंगे। हालांकि अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्वर्ण रेशम की जीवन विस्तारक गोली अमर चिकित्सक का एक विशेष नुस्खा था। उनकी मृत्यु के बाद ये गोली बहुत पहले ही खो चुकी थी और वायु पर्वत संप्रदाय के पास ये नहीं थी। कपूर जयंत शर्मा परिवार का पक्ष लेने के लिए झूठ बोल रहे थे। आइए हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। यशवर्धन रॉय अनन्या को आगे ले गए और मृतक को प्रणाम किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने कहा, थोड़ी देर रुककर मिस शर्मा से बात करो, मैं पहले वापस जाता हूं। उनके जाने के बाद अर्जुन ने भी घुटनों के बल बैठकर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर आंसू भरी श्रुति शर्मा की ओर देखा और कहा, मेरी संवेदनाएं। श्रुति स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि आवाज बहुत जानी पहचानी है, लेकिन इस समय वो दुख में डूबी हुई थी और आगे कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। बस सिर हिला दिया। अर्जुन ने चुपचाप आह भरी और उठने ही वाला था। अचानक उसके कान हिले और उसने आश्चर्य से ताबूत की ओर देखा। उसने सचमुच कुछ नाड़ी की आवाज सुनी। नाड़ी की आवाज का मतलब था कि कोई जीवित था। क्या शर्मा युवराज अभी भी जीवित हो सकते हैं? वो खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, क्या आपको यकीन है कि शर्मा परिवार के स्वामी का हृदय मेरिडियन पूरी तरह से चला गया है? इस अचानक पूछे गए सवाल से शर्मा परिवार के सदस्यों को थोड़ा बुरा लगा। लता कुरैशी ने पूछा, युवा महोदय, आपका क्या मतलब है? किसी भी क्षण रुक सकने वाली कमजोर बालसी नाड़ी को सुनकर अर्जुन के पास समझाने का समय नहीं था। वो शव के पास गया और उसकी नाड़ी को छूते हुए बोला, मुझे पुष्टि करने दो। ढीठ, अनादर नहीं, रोको इसे। शर्मा परिवार के सदस्य गुस्से से चिल्लाए और अर्जुन को रोकने की कोशिश की। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अर्जुन के सिर के पीछे एक कुदाल भी घुमा दी। अर्जुन के पास बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। लता कुरैशी की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई। क्या हमारे शर्मा परिवार को आपसे कोई दुश्मनी है? आप मेरे पति के शव का अनादर क्यों कर रही है? अनन्या रॉय के हाव भाव थोड़े बदल गए और वो जल्दी से आगे बढ़ी। श्रीमती शर्मा, कृपया शांत हो जाइए। शर्मा परिवार के कुल के लोगों, कृपया शांत हो जाइए। ये मेरा नंबर 1 शैडो गार्ड है। इसका कोई बुरा इरादा नहीं है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अगर उसका कोई बुरा इरादा नहीं है तो वो हमारे सम्मानित परिवार के मुखिया का अनादर क्यों कर रहा है? ये अनन्या को समझ नहीं आया कि अर्जुन इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है। चूंकि ये एक इंसान की जिंदगी और श्रुति शर्मा के पिता की जिंदगी का सवाल था, इसलिए अर्जुन ने झट से कहा, सच कहूं तो मुझे मेडिकल स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अभी अभी मुझे शर्मा परिवार के मुखिया की नाड़ी की हल्की धड़कन महसूस हुई। शायद वो अभी भी जिंदा हो। क्या? श्रुति उत्साह से उठ खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछने लगी। क्या तुम सच कह रही हो? कपूर जयंत ने थोड़ा सा मुंह बनाया। ये कौन है जो मेरा ध्यान खींच रहा है? उसने धीरे से कहा, श्रुति,
तुम अपने ही परिवार के प्रतिष्ठित डॉक्टरों की बजाय किसी बाहरी व्यक्ति की बकवास पर कैसे यकीन कर सकती हो? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने भी अर्जुन को घूरा। बेटा, तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं निर्जला नगर का पहला दिव्य चिकित्सक शर्मा विश्वनाथ ये नहीं बता सकता कि कोई व्यक्ति जीवित है या मृत? शर्मा परिवार के सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग शर्मा विश्वनाथ एक प्रसिद्ध दिव्य चिकित्सक थे। अपनी चिकित्सा कुशलता के कारण वो किसी मृत व्यक्ति को जीवित समझने की भूल नहीं कर सकते थे। श्रुति को होश आया। उसका चेहरा फिर से दुख से भर गया और वो ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गई। अर्जुन बेचैन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन शर्मा विश्वनाथ ने डांटा, इस उपद्रवी को यहां से ले जाओ। अनन्या रॉय अब अर्जुन के लिए कुछ नहीं बोल सकी। उन्होंने कुछ डांटते हुए कहा, तुम थक गए होंगे, जाकर आराम करो। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। स्पष्ट रूप से शर्मा युवराज अभी भी जीवित थे, फिर भी वे मदद करने में असमर्थ थे। इस क्षण बाहर से एक तेज पागल हंसी की आवाज आई। शर्मा परिवार, अब समय आ गया है कि तुम अपना कर्ज चुकाओ। शर्मा परिवार के सबसे दुखद क्षण में कोई कर्ज वसूलने आया। ऐसा तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। सब लोग आवाज के स्रोत तक पहुंच गए। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके चेहरे पर ठोड़ीदार ठोड़ी थी, काले वस्त्र पहने हुए, जो कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट लेयर की खेती से जुड़ा था, तिरस्कार भरे भाव से शोक सभा में आया। ताबूत के सामने धूपदान रखा देखकर उसने उसे लात मार दी। क्या एक बेइज्जत इंसान भी धूपदान का हकदार है? श्रुति शर्मा अचंभित रह गई। तुरंत उनकी गुस्से से भरी आंखों से आग निकल आई और वो चिल्लाई, काले मुंह वाले बाघ, तुम हमें बहुत परेशान कर रहे हो। उस समय इस आदमी ने उनके पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब जब उनकी लाश ठंडी भी नहीं हुई थी तो वो अपने शोक सभा को अपमानित करने आए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि शर्मा परिवार में कोई दम नहीं है। जयंत कपूर उस सुंदरी को बचाने वाले नायक की भूमिका निभाना चाहते थे और उन्होंने आगे बढ़कर कहा, काले मुंह वाले बाघ, यहां से तुरंत निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए बेतहाशा हरकतें करने की नहीं है। उन्होंने सोचा कि काले मुंह वाले बाघ सावधान रहेंगे क्योंकि वो वायु पर्वत संप्रदाय के अनुयायी थे। अचानक काले मुंह वाले बाघ ने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, कर्ज चुकाना ही सही और उचित है। अगर वायु पर्वत संप्रदाय के गुरु आ भी जाए तो भी ये पैसा चुकाना ही होगा। युवा गुरु कपूर, अगर आपको नायक की भूमिका निभानी है तो आप शर्मा परिवार का कर्ज क्यों नहीं चुका देते? काले मुंह वाला बाघ निर्जला नगर का भूमिगत सम्राट था। अशुभ व्यवहार में माहिर, वो एक स्थानीय तानाशाह था और वायु पर्वत संप्रदाय के किसी भी शिष्य के लौटने से उसे जरा भी डर नहीं लगता था। कपूर जयंत ने दांत पीसते हुए कहा, कितने पैसे? मैं बहन श्रुति के लिए पैसे दूंगा। कुछ हजार रुपए तो वो फिर भी जुटा सकता था। काले मुंह वाले टाइगर ने मजाकिया लहजे में कहा, ज्यादा नहीं, बस 5 लाख रुपए हैं। तुम्हारे लिए तो बस थोड़ा सा। 5 करोड़? कपूर जयंत ने मन ही मन गहरी सांस ली। जब तक वो कपूर परिवार की सारी संपत्ति नहीं बेच देता, इतना पैसा जुटाना नामुमकिन था। काले चेहरे वाला टाइगर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, पैसे हैं? अगर नहीं तो किनारे हट जाओ। यहां हीरो बनने की तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कपूर जयंत का चेहरा नीला और लाल होता जा रहा था। वो गुस्सा होना चाहता था, लेकिन गुस्सा करने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस चुपचाप खर्राटे भरकर एक तरफ हट गया। आखिरकार इतना बड़ा कर्ज उसके लिए संभालना नामुमकिन था। उसका मानना था कि शर्मा परिवार के इस भारी कर्ज को कोई नहीं चुका सकता। अनन्या रॉय भी असहज दिखी। हालांकि वो नगर के राजा की बेटी थी, लेकिन वो किसी के कर्ज वसूलने में दखल नहीं दे सकती थी। वो बस शर्मा परिवार के अत्यधिक कर्ज को दोष दे सकती थी, जिसकी वजह से वो चाहकर भी मदद करने में असमर्थ थी। तुम झूठ बोल रही हो।
श्रुति शर्मा रोते हुए चिल्लाई, 3 साल पहले मेरे पिता ने तुमसे सिर्फ 10 लाख उधार लिए थे। 10 लाख चुकाने के बाद तुमने पैसे ले लिए और फिर भी मेरे पिता पर घात लगाकर हमला किया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब मेरे पिता मर चुके हैं और तुम 50 लाख मांगने आए हो। शर्मा परिवार 50 लाख तो दे ही नहीं सकता था। अगर दे भी देता तो भी वे उसे अपनी पारिवारिक संपत्ति बेतहाशा हड़पने नहीं देते। काले मुंह वाला टाइगर धूर्तता से मुस्कुराया, तुम्हारे पिता ने पैसे चुका दिए? रसीद कहाँ है? श्रुति ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे पिता को तुमने घायल कर दिया था, तब से वे बेहोश है। अगर रसीद होती तो हमें बहुत पहले मिल जाती। ये सुनकर काले मुंह वाले टाइगर की आंखें गहरी हो गई और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। रसीद नहीं तो क्या बकवास कर रही हो? जैसे ही उसका थप्पड़ श्रुति के चेहरे पर पड़ने वाला था, एक तेज तलवार उसके कान के पास से गुजरी और एक चतुर कोण से वार करती हुई निकल गई। काले मुंह वाले टाइगर को डरकर जल्दी से अपना हाथ वापस खींचना पड़ा और कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसने अपनी हथेली की ओर देखा, जहां उसकी त्वचा तीक्ष्ण प्राण तलवार से कटी हुई थी, और वो घबरा गया। सिर्फ प्राण तलवार ने ही उसका हाथ लगभग बर्बाद कर दिया था। शर्मा परिवार में ऐसा दुर्जय व्यक्ति कब आया था? ऊपर देखते हुए एक आदमी जिस पर एक खुदा हुआ एक अनोखा मुखौटा था, श्रुति के पीछे से धीरे धीरे आया। उसे फिर से छूना तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। अर्जुन मेहरा ने तलवार उसकी ओर तानते हुए ठंडे स्वर में कहा। काले मुंह वाले बाघ ने थोड़ा डर दिखाया। अपना नाम बताने की हिम्मत है? अपने काम के सिलसिले में उसे किसी भी बड़े परिवार से डर नहीं लगता था, क्योंकि बड़े परिवारों में बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। अगर वे काले मुंह वाले बाघ पर हमला करने की हिम्मत करते तो वो उनके परिवार पर पलटवार कर सकता था। उसे सबसे ज्यादा डर अपने सामने खड़े नकाबपोश आदमी जैसे लोगों से लगता था। रहस्यमय पहचान, जबरदस्त ताकत। अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाता तो काले मुंह वाले बाघ को पता भी नहीं चलता कि बदला कहाँ लेना है। अर्जुन श्रुति के सामने खड़ा हो गया और उदासीनता से 4 शब्द कहे। नंबर 1 छाया रक्षक। ये कैसा नाम है? काले मुंह वाला बाघ क्रोधित हो गया, लेकिन वो जानता था कि सामने वाला कोई भोला भाला इंसान नहीं है और शायद अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा। उसने अपने हाथ जोड़े और खुद को थोड़ा विनम्र किया। ये छोटा भाई, मैं यहां सिर्फ कर्ज वसूलने आया हूं, कृपया ज्यादा दखलंदाजी न करें। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कर्ज चुकाना ही सही था। सामान्य कर्ज वसूली में उसे जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये दुर्भावनापूर्ण जबरन वसूली थी तो बात अलग थी। उसने श्रुति की ओर सिर घुमाया। क्या तुमने जो कहा वो सच है? श्रुति ने इस नंबर 1 शैडो गार्ड को उत्सुकता से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी रक्षा क्यों करना चाहता है, और वो इतने शक्तिशाली साथी को जानती भी नहीं थी। हाँ, मैं इसकी कसम खा सकता हूं। श्रुति ने बार बार सिर हिलाया। काले चेहरे वाले टाइगर ने जोर से खर्राटे लिए। कसम से क्या फायदा? मुझे ठोस सबूत चाहिए। तुम्हारे शर्मा परिवार का आईओयू यहां है, जमा ब्याज के साथ। ये 3 साल में ठीक 5 मिलियन है। अगर तुम्हारे पास रसीद है तो अभी निकालो। दोनों की बातें सुनकर और शर्मा युवराज की स्थिति पर विचार करते हुए अर्जुन के मन में एक अच्छा विचार आया। उसने आंखें तिरछी करके काले मुंह वाले बाघ को देखा। क्या तुम मानते हो कि मृतक गवाही नहीं दे सकते? उसने आने के लिए यही क्षण चुना, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि शर्मा युवराज ने आखिरी सांस ली है या नहीं। अब पूरी तरह से मृत होने के कारण उसने मुश्किल हालात में फंसकर पैसे ऐंठने की हिम्मत की। काले मुंह वाला बाघ उबलते पानी से बेखौफ एक स्टूल घसीटता हुआ अपनी टांगे क्रॉस करके शोक सभा के बीचों बीच बैठ गया। तुम कुछ भी कहो, मुझे 5 लाख रुपए देखने हैं, वरना शर्मा युवराज को चैन नहीं मिलेगा। ये देखकर अर्जुन अपने फैसले पर और भी ज्यादा यकीन करने लगा। उसने साफ साफ कहा,
मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि शर्मा परिवार के स्वामी अभी मरे नहीं हैं। काले मुंह वाला बाघ चौंक गया, लेकिन पहले चुपके से शर्मा युवराज का चेहरा देखने के बाद उसे मृत अवस्था में देखकर उसे तसल्ली हुई। व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए उसने कहा, ओह, कितना प्रभावशाली, सिर्फ होंठ हिलाने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो श्रुति की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारे पिता की नाड़ी अभी भी धीमी चल रही है। अगर मैं अभी हस्तक्षेप करूं तो उन्हें बचाने का एक मौका है। अपने कुल के सदस्यों से बात करो। अगर तुम मान गए तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, अगर नहीं तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। धर्मात्मा कुल के सदस्य, जो कुछ क्षण पहले क्रोधित थे, अब चुप हो गए, क्योंकि इस समय शर्मा कुल को बचाने की एकमात्र आशा कुलगुरु का पुनरुत्थान था। केवल सफेद बालों वाले वृद्ध कुलगुरु, जिन्हें शर्मा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता था, ने एक बार फिर अपनी कुदाल कंधे पर रखी और चिल्लाया, दुस्साहसी, जब तक मैं यहां हूं तुम कुलगुरु को नहीं छू पाओगे। हालांकि लता कुरैशी ने उसे डांटा, कुल के मुखिया, क्या तुम हमारे शर्मा कुल को नष्ट होते देखना चाहते हो? ये युवा स्वामी सही हो या न हो, उसे इलाज करने देना मौत का इंतजार करने से बेहतर है। ये कहते हुए उसने विनम्रता से प्रणाम किया। युवा स्वामी, कृपया मेरे पति को बचाइए, शर्मा परिवार को बचाइए। श्रुति की आंखें और भी लाल हो गई। पहले उसे नंबर 1 शैडो गार्ड पर भरोसा नहीं था, लेकिन हाल की घटना के बाद उसे लगा कि ये नंबर 1 शैडो गार्ड उसकी रक्षा कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता सचमुच मरे नहीं थे और फिर से जीवित हो सकते थे? एक झटके के साथ वो घुटनों के बल बैठ गई। युवा स्वामी, अगर आप मेरे पिता को बचा लेंगे तो मैं घोड़े या बैल की तरह आपकी सेवा करूंगी, जीवन भर के लिए आपसे बंधी रहूंगी। आप बहुत दयालु हैं। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, चूंकि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है, मैं इलाज शुरू करता हूं। वो शर्मा युवराज के शरीर के पास गया और अमर चिकित्सा पुस्तक में वर्णित चिकित्सा कौशल का पालन करते हुए उसकी श्वसन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उसकी ऊर्जा का संचालन किया। साथ ही उन्होंने अपने लगभग निष्क्रिय अंगों को पुनः सक्रिय करने के लिए विभिन्न प्रमुख एक्यूपॉइंट्स पर लगातार दबाव डाला। धूप बत्ती जलाने के बाद वो पसीने से लथपथ हो चुका था, फिर भी शर्मा युवराज के जीवित होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। काले चेहरे वाले टाइगर ने शांत होकर अपना सिर छुआ और कहा, बहुत हो गई चालाकी, पैसे शर्मा परिवार को चुकाने ही होंगे। श्रुति की आंखें, जो शुरू में आशा से भरी थी, अब धुंधली पड़ गई थी। उसका चेहरा दुख से भरा था। वो बहुत मूर्ख थी। ये सोचना भी मुश्किल था कि वो सचमुच मानती है कि मरे हुए लोग जीवित हो सकते हैं। कपूर जयंत और शर्मा विश्वनाथ ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने थोड़ा उपहास किया। वहां मौजूद शर्मा परिवार के सदस्य भी बहुत निराश थे। हालांकि अचानक ताबूत से एक कमजोर करहा की आवाज आई, काले मुंह वाले टाइगर, अगर हिम्मत हो तो नीचे आओ और मुझसे पैसे ले लो। शर्मा परिवार के अनाथों और विधवाओं को धमकाना, ये क्या है? एक पल में हॉल में मौजूद सभी लोग इतने डर गए कि कांपने लगे। कुछ डरपोक तो चीख भी पड़े। आह! एक ज़ॉम्बी! परिवार की सभी महिलाएं डर के मारे पीली पड़ गई और घबराकर बाहर भाग गई। पुरुष सदस्यों में भी घबराहट के लक्षण दिखाई दिए। काले मुंह वाला टाइगर चौंक कर कांप उठा। उसका मांसल चेहरा बेकाबू होकर कांप रहा था। वो हकलाते हुए बोला, हबूत। केवल श्रुति शर्मा और लता कुरैशी, मां और बेटी, खुशी खुशी ताबूत की ओर दौड़ी। शर्मा युवराज को धीरे धीरे आंखें खोलते और सचमुच जिंदा होते देखकर वे खुशी से चिल्ला उठीं, पिताजी, पति। तभी सब शांत हुए। वे चारों ओर इकट्ठा हो गए, शर्मा युवराज को देखकर, जो सचमुच जिंदा हो गया था। सभी हैरान रह गए। परिवार का मुखिया सचमुच जिंदा हो गया है। ये नंबर 1 शैडो गार्ड सचमुच मरे हुओं को जिंदा कर सकता है। दिव्य डॉक्टर,
सचमुच एक दिव्य डॉक्टर। अनन्या रॉय का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। नंबर 1 शैडो गार्ड तो दिव्य डॉक्टर निकला? रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच अमर चिकित्सा पुस्तक से कुछ सीखा हो? असंभव, कोई भी उस चिकित्सा पुस्तक को समझ नहीं सकता। लेकिन चाहे जो भी हो, नंबर 1 शैडो गार्ड के अद्भुत चिकित्सा कौशल असली थे। उसने कपूर जयंत की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंतन का भाव था। सबकी मदद से शर्मा युवराज परिवार के मुखिया की सीट पर बैठ गए। उन्होंने काले चेहरे वाले टाइगर को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हें रसीद चाहिए, है ना? उसने अपना मुंह खोला और जबरदस्ती एक नकली दांत निकाला। दांत खोखला था, जिसके अंदर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज छिपा था। उसे खोलने पर काले मुंह वाले टाइगर के हस्ताक्षर वाली एक रसीद निकली। जब मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए लौटाए थे, तब तुमने खुद ये रसीद लिखी थी। क्या तुम इसे पहचानते हो? शर्मा युवराज चिल्लाया। शर्मा परिवार के सदस्यों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि शर्मा युवराज को वापस ले जाते समय उन्हें रसीद नहीं मिली। पता चला कि उसने काले मुंह वाले टाइगर की साजिश का अंदाजा लगा लिया था और रसीद को इतनी गुप्त जगह पर छिपा दिया था। अपनी साजिश का पर्दाफाश होते देख काले मुंह वाला टाइगर अपराध बोध से भरकर भाग गया। घिर जाने के डर से और गुस्से में शर्मा परिवार से बचकर भाग न पाने के कारण जब सभी को लगा कि मामला खत्म हो गया है, शर्मा युवराज अचानक चिल्लाया, शर्मा विश्वनाथ, इधर आओ। सब लोग देखने लगे। दिव्य डॉक्टर, जिन पर शर्मा परिवार को हमेशा गर्व रहा था, भीड़ के बीच से चुपके से निकल रहे थे। शर्मा युवराज की आंखें नफरत से भर गई। मुझे काले मुंह वाले बाघ से नफरत नहीं है कि उसने मुझे चोट पहुंचाई। ये मेरी नाकाबिलियत है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन तुम शर्मा परिवार से खाते पीते हो, फिर भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों से सांठगांठ करते हो। अरे कृतघ्न देशद्रोही, इसे बांधकर तब तक पीटते रहो जब तक वो कबूल न कर ले कि इसके पीछे कौन है। क्या? शर्मा परिवार स्तब्ध रह गया। पता चला कि पिछले 3 सालों में शर्मा युवराज की बिगड़ती हालत शर्मा विश्वनाथ की वजह से थी। परिवार के कई युवा सदस्य उस पर टूट पड़े, उसे जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती बांध दिया। शर्मा विश्वनाथ ने दया की भीख मांगी। परिवार के मुखिया, मेरी जान बख्श दो, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था। धम! शर्मा युवराज ने गुस्से से मेज पर हाथ पटका। बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें मजबूर किया गया था? तो फिर जब इस युवा दिव्य डॉक्टर ने यह तय कर लिया था कि मैं अभी भी जिंदा हूं, तो तुमने उसे मेरी नब्ज लेने से क्यों रोका? क्या? शर्मा परिवार को याद आया कि कैसे शर्मा विश्वनाथ ने पहले अर्जुन मेहरा को कुदाल से रोका था, मानो वे दोनों जान के दुश्मन हो, और कैसे उसके नेतृत्व में शर्मा परिवार के सभी सदस्य अर्जुन को भगाना चाहते थे। वे क्रोध और अविश्वसनीय अपराधबोध से भर गए थे। अगर किस्मत साथ न देती तो वे अपने कुल मुखिया की हत्या में भागीदार बन जाते। क्रोधित परिवार के सदस्यों ने लाठियां उठाईं और शर्मा विश्वनाथ को पीट पीट कर मार डाला। कुछ वार के बाद शर्मा विश्वनाथ दर्द से चीखा, खून थूका और मर गया। उसकी पीठ पर एक भाला लगा जो उसके दिल में घुस गया। जाहिर है किसी ने उसे चुप करा दिया था ताकि वो मास्टरमाइंड का नाम न बता सके। इस अफरातफरी में किसी को पता नहीं चला कि ये किसने किया। इससे शर्मा युवराज क्रोधित और चिंतित हो गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। अर्जुन ने असहाय होकर कहा, शर्मा परिवार के मुखिया, मास्टरमाइंड की जांच रुक सकती है, फिलहाल आपको स्वस्थ हो जाना चाहिए। शर्मा परिवार ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत शर्मा युवराज को उसके कमरे में ले गए। अर्जुन ने फिर से उसकी नब्ज देखी और उसे एक उपयुक्त दवा दी। कुछ ही देर बाद दवा की कटोरी लेते हुए शर्मा युवराज ने कई घूंट काला खून उगल दिया और तुरंत ही उसे काफी आराम महसूस हुआ। शुक्रिया दिव्य डॉक्टर, आपने मुझे और मेरे शर्मा परिवार को बचा लिया।
शर्मा युवराज ने अर्जुन के सामने घुटने टेकने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश की। अर्जुन ने हाथ हिलाया। ऐसी शिष्टता की कोई जरूरत नहीं है। इस दवा का पालन करो और इसे 1 महीने तक लगातार लो। तुम्हारे ज्यादातर पुराने जख्म ठीक हो जाएंगे। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे यहां से जाना होगा। ये सुनकर शर्मा युवराज ने जल्दी से कहा, दिव्य डॉक्टर रुको। श्रुति, जल्दी से खजाने से दिव्य चिकित्सक के लिए 10 लाख रुपए ले आओ। श्रुति ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। नंबर 1 छाया रक्षक की जीवन रक्षक कृपा, परिवार को बचाने की कृपा के सामने 10 लाख रुपए कहीं ज्यादा कीमती लग रहे थे। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जरूरत नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से ऐसा किया था। पैसा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। श्रुति हैरान थी। वो तो ऐसे चमत्कारी हुनर वाले इस शक्तिशाली गुरु को जानती भी नहीं थी। शर्मा युवराज की नजर अनायास ही श्रुति पर पड़ गई। 3 साल की बेहोशी के बाद अब उसे देखकर वो इस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसकी बेटी एक खूबसूरत युवती बन गई है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन का इरादा उसे तुरंत समझ आ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने होंठ हल्के से काटे और कहा, श्रुति, इस युवा स्वामी को रात भर हवेली में रहने दो। रात का खाना बनाओ और उसका खूब मनोरंजन करो। 3 साल तक परिवार का कारोबार संभालने के बाद श्रुति इस आशय को कैसे न समझ पाती। अनायास ही उसके मन में अर्जुन की छवियां उभर आई। सामने नकाबपोश को देखकर उसके मन में एक तीव्र प्रतिरोध का भाव उमड़ पड़ा। अगर उसने खुद को इस नकाबपोश के हवाले कर दिया तो वो अर्जुन के लायक नहीं रहेगी, यहां तक कि एक रखैल के रूप में भी नहीं। जाओ, शर्मा युवराज ने दर्द से आदेश दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दुनिया का अनुभव किया था। वो स्पष्ट रूप से समझता था कि दुनिया में कौन से ऋण चुकाना सबसे कठिन है। कृतज्ञता के ऋण। जितना लंबा खिंचता गया उतना ही चुकाना कठिन होता गया। उसे बस यही उम्मीद थी कि ये नंबर 1 शैडो गार्ड एक सज्जन व्यक्ति हो और बिना किसी और कार्रवाई के उसकी बेटी की प्रशंसा तक ही सीमित रहे। लेकिन ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं। श्रुति ने हल्के से अपने होंठ काटे, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो रसोई की ओर मुड़ गई। अर्जुन हैरान था और बाप बेटी के बीच की स्थिति समझ नहीं पा रहा था। श्रुति रात का खाना बनाने को लेकर क्यों रोई? क्या उसका नकाबपोश रूप इतना डरावना था? पहले तो वो रात का खाना लेने से मना करने वाला था, लेकिन उसे थोड़ा गुस्सा आया। वो देखना चाहता था कि श्रुति उससे नाराज क्यों है। ठीक है, मैं आज रात के खाने का इंतजार कर रहा हूं, अर्जुन ने गुस्से से कहा। अरे नहीं, शर्मा युवराज का दिल बैठ गया। उसकी बेटी आज रात अपनी मासूमियत खो सकती है। अगर नंबर 1 शैडो गार्ड कोई सज्जन होता तो वो इससे बचने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने इरादे जरा भी नहीं छिपाए। उसकी बेटी शायद बच नहीं पाती। उसने गहरी सांस ली, खुद को असहाय महसूस किया। उसके परिवार पर उसका बहुत बड़ा एहसान था। रसोई में श्रुति ने मुख्य रसोइये को विदा किया। आप जाइए, मैं खुद खाना बनाऊंगी। मुख्य रसोइया दंग रह गया। मिस, आपने खाना बनाना कब सीखा? श्रुति ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मुझे बहुत कुछ आता है मिस। नमक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप पूरा जार क्यों डाल रही है? मैं उसे नमक लगाकर मार डालना चाहती हूं। नहीं मिस, बीफ की वो प्लेट पूरी तरह से पकी नहीं है। मैं चाहती हूं कि वो कच्चा मांस चखें। क्या उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है? उसे जो भी पसंद है मैं बदल रही हूं। जब चांद विलो की शाखाओं पर उगाया, नाशपाती के पेड़ के नीचे उसके सामने कई काले जले हुए बर्तन रखे थे। अर्जुन दंग रह गया। ये क्या है? जली हुई जड़ी बूटियां? अर्जुन मेहरा ने आश्चर्य से पूछा। श्रुति शर्मा उसके सामने बैठी थी। आम दिनों से अलग, एक कुलीन महिला का गरिमामय और शालीन व्यवहार। उसने जानबूझकर एक चिकना एप्रन पहना था। उसकी सामान्यतः गोरी
और कोमल हथेलियां बिना धुले तेल के दागों से भरी थी। उसका पहले जैसा खूबसूरत चेहरा भी जानबूझकर बिखरा हुआ था। बिखरे बाल और तेल और धुएं से ढका चेहरा। वो बिल्कुल मेहनत मजदूरी करने वाली नौकरानी जैसी लग रही थी। आप मजाक कर रहे होंगे छोटे मालिक, ये व्यंजन मैंने खुद बनाया है। श्रुति ने खुद को अप्रिय दिखाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि ये देखने में भले ही अनाकर्षक लगे, लेकिन ये वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। क्यों न इसे आजमाया जाए? बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने अवाक भाव से व्यंजनों से भरी मेज को देखा और आह भरी। मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हें सचमुच खाना बनाने का कोई हुनर नहीं है। बच्चे भी शायद तुमसे बेहतर होते हैं। उसने सोचा कि श्रुति नाराज हो जाएगी। अचानक वो मन ही मन खुश हुई और मन ही मन सोचा, हाँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। जल्दी से मुझसे नफरत करना सीखो। उसने अपने अजीब से भाव छिपाए और गंभीरता से कहा, मैंने बहुत कोशिश की। अर्जुन का खाने को लेकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस जानना चाहता था कि वो पहले इतनी नाराजगी से क्यों रो रही थी। मिस शर्मा, क्या मैंने हॉल में आपको नाराज किया था? सोचने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि शायद अनजाने में उसने उन्हें नाराज कर दिया होगा। श्रुति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। शोक सभा में अर्जुन ने पहले उसे बचाया, फिर उसके पिता को और फिर पूरे शर्मा परिवार को। वो उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। उसने उसे कब नाराज किया था? उसने जल्दी से हाथ हिलाया, समझाना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा, समझाए क्यों? अब उसे बस इतना करना था कि वो उसे नापसंद करे। तो उसने बिना कुछ कहे अपनी बाहें छाती के सामने क्रॉस कर ली और ठुड्डी ऊपर उठा ली। उसका दाहिना पैर जमीन पर बार बार टकरा रहा था। चुपचाप गुस्से में पैर पटकते हुए उसने उसे अंदाजा लगाने दिया। अर्जुन ने काफी देर तक इंतजार किया और ये मुद्रा देखकर अनायास ही आंखें घुमा ली। अंदाजा कौन लगाना चाहता है? इस औरत को खुश करना वाकई मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम कहना नहीं चाहती। अर्जुन ने मुंह बिचकाते हुए कहा, जाना चाहता था। लेकिन फिर उसे गुस्सा आया। क्यों? उसने शर्मा परिवार की इतनी मदद की थी, फिर भी उसे ये सब सहना पड़ रहा था। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे फेंक दी और ठंडे स्वर में कहा, मेरे कंधे दुख रहे हैं, मुझे मालिश कर दो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी गरिमा वापस पालेगा। श्रुति ने मन ही मन उससे घृणा की। देखो, ये रहा, लोमड़ी की पूंछ दिख रही है। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और वो चाहता है कि मैं उसकी मालिश करूं। सब जानते हैं उसके छिपे हुए इरादे। उसे कैलाश पर्वत की तरह स्थिर बैठा देखकर अर्जुन हंसा और बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हें साफ साफ कहा है कि मेरा ध्यान रखना। अगर तुम्हें मेरे कंधों की मालिश करना इतना मुश्किल लग रहा है तो मुझे अपने पिता से चुगली करने का दोष मत दो। ये कमीना, वो सचमुच घिनौना था। उसने अपने होंठ काटे और अनिच्छा से अर्जुन के पीछे आ गई। मन ही मन वो उसके सिर की ओर बुरी तरह इशारा कर रही थी। फिर अनिच्छा से उसने उसके कंधों की मालिश करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। बेशक उसने ये धीरे से नहीं किया, हर दबाव पूरी ताकत से था। सौभाग्य से अर्जुन प्राण साधना की निवी परत तक पहुंच गया था। उसका शरीर आम लोगों की तुलना में बहुत सख्त था, इसलिए उसकी पूरी ताकत अर्जुन को बिल्कुल सही लगी। बुरा नहीं, तुम्हारी ताकत बिल्कुल सही है। लगता है इस तरह के काम के लिए तुम्हें कुछ हुनर है, अर्जुन ने तारीफ की। इससे श्रुति चिंतित हो गई। वो नहीं चाहती थी कि ये नंबर 1 शैडो गार्ड उसकी कद्र करे। वो चाहती थी कि वो उसे नापसंद करे। इसलिए बस 2 बार दबाने के बाद उसने थकने का नाटक किया और हाफते हुए बोली, मैं और नहीं कर सकती, मेरे हाथ बहुत थक गए हैं, मैं थक गई हूं। सच में उसने बस कुछ ही बार दबाया था। कोई मूर्ख भी समझ सकता था कि वो जानबूझकर ढिलाई बरत रही थी।
जैसे ही वो उसे जारी रखने के लिए जोर देने वाला था, अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। तुम्हारी नब्ज थोड़ी गड़बड़ लग रही है। अर्जुन ने मुड़कर उसकी कलाई पकड़ ली ताकि उसकी नब्ज देख सके, लेकिन श्रुति ने झट से अपना हाथ हटा लिया। उसके दिल में घृणा का भाव उमड़ रहा था। तुम और करीब आ रहे हो। पहले तो कंधे मसल रहे थे, अब मौका देखकर मेरा हाथ थाम रहे हो। अगला कदम तुम और भी अंतरंग संपर्क शुरू करोगे, है ना? मैं तुम्हारी असली पहचान समझ सकती हूं। अनायास ही उसके मन में अर्जुन की छवि उभर आई। वो भी एक ऐसा इंसान जिसके पास अद्भुत कौशल है। अर्जुन कितना विनम्र और विनम्र था। जब भी वो उसके साथ अकेला होता, अर्जुन हमेशा दूरी बनाए रखता और सज्जनता का व्यवहार करता। इस नंबर 1 शैडो गार्ड के विपरीत फायदा उठाने के तरीके ढूंढता रहता। ये सचमुच घिनौना था। वो अर्जुन के 1% के बराबर भी नहीं था। जरूरत नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, श्रुति ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। लेकिन अर्जुन ने सचमुच कुछ भाप लिया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसके रंगरूप को देखा, फिर भी सब कुछ सामान्य पाया। न बीमार न स्वस्थ। ये वाकई अजीब है। मिस शर्मा, दवाओं के डर से अपनी बीमारी मत छिपाइए। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा। मुझे आपकी नब्ज देखने दीजिए। एक नजर और मैं जान जाऊंगा। श्रुति मन ही मन व्यंग कर उठी। फायदा उठाने में नाकाम रहने पर आप मुझे डराने का सहारा लेते हैं। वो इसमें नहीं फंसेगी। जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने आंखें घुमाई और मेज पर रखे खाने की ओर इशारा करते हुए अशिष्टता से कहा, युवा मालिक, जल्दी से खाना खा लो। खाने के बाद मैं एक नौकरानी से तुम्हें आराम करने के लिए तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी। वो इस नंबर 1 शैडो गार्ड को कामयाब नहीं होने देने के लिए दृढ़ थी। लेकिन अर्जुन सचमुच उसकी हालत को लेकर चिंतित था। वो नाड़ी कोई मामूली बीमारी नहीं थी। उस समय को ध्यान में रखते हुए जब उसने उसे एक अनजान शक्तिशाली दुश्मन से 3 सितारा सोल मास्टर का ठिकाना छिपाने में मदद की थी। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, माफ करना मिस शर्मा। श्रुति चौंक गई और जल्दी से उठी। अपने हाथों को छाती के सामने क्रॉस करके सावधानी से बोली, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बिना कुछ कहे अर्जुन कुछ तेज कदम आगे बढ़ा। उसने उसकी कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हिम्मत मत करना, श्रुति घबराहट में पीछे हटते हुए बोली। लेकिन उसके पीछे एक ऊंचा मंच था। वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ नीचे खींच लिया। और इस तरह एक शर्मनाक दृश्य घटित हुआ। अर्जुन श्रुति के ठीक ऊपर गिर पड़ा। उनके माथे आपस में सटे हुए थे। वे एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। जरा और पास होते तो उनके होंठ छू जाते। अर्जुन एक पुरुष होने के बावजूद तुरंत शर्मा गया और जल्दी से उठकर बोला, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन श्रुति गुस्से से कांप रही थी। सचमुच जैसा उसने अनुमान लगाया था, ये बेशर्म आदमी अंतरंग संपर्क बनाने के तरीके ढूंढ ही लेगा। अगला कदम शायद सीधे आगे बढ़ना होगा। श्रुति डर गई। उसने अपने इरादे छिपाना बंद कर दिया। उठी और पीछे हटते हुए ठंडे स्वर में कहा, सर, थोड़ा आत्मसम्मान तो रखिए। मेरे दिल में पहले से ही कोई है। मैं किसी और पुरुष को स्वीकार नहीं करूंगी। अगर तुमने और भी पास आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आने देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अर्जुन दंग रह गया। क्या श्रुति कुछ गलत समझ गई? मिस शर्मा, मेरी बात सुनो। असल में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रुति ने जोर से उसे बीच में ही टोका। मैं तुमसे बेहतर जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, तुमने मेरे पूरे शर्मा परिवार को बचा लिया और हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है तुम समझ जाओगी। अर्जुन के माथे की नसें धड़क रही थी। उसने अपना मुखौटा उतारा और कहा, श्रुति शर्मा,
तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में बस यही है, श्रुति शर्मा ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन मुखौटे के नीचे चेहरा देखकर अचानक रुक गई। अर्जुन मेहरा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दिमाग खाली हो गया। तुमने हमारे शर्मा परिवार की मदद की, सच में मेरी खातिर? अर्जुन गुस्से से बोला। और क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या तुम मुझे बदचलन समझते हो? श्रुति पूरी तरह से हतप्रभ थी। फिर उसने अपने बेढंगे रूप, अपने बनाए घटिया व्यंजनों और अपनी अप्रिय छवि के बारे में सोचा। अचानक उसे घोर निराशा का एहसास हुआ। उसने उस व्यक्ति के सामने अपना सबसे शर्मनाक रूप दिखाया था, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। मैं अब और नहीं जी सकती। वो नीचे बैठ गई और अपना चेहरा ढक लिया, फूट फूट कर रोने लगी। शोर सुनकर शर्मा युवराज वहां पहुंच गए। अपनी बेटी को दूर से जमीन पर बैठे और रोते हुए देखकर उन्हें लगा कि उसके साथ बदसलूकी की गई है। उनका दिल दुख गया और उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। मुझे माफ करना श्रुति, पिताजी को तुम्हें ये सब सहने नहीं देना चाहिए था। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, किसी और दिन आना। शर्मा परिवार को दिवालिया भी होना पड़े तो भी हम तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुकाएंगे। श्रुति ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और समझाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे धमकाया नहीं गया। हमने गलतफहमी की थी। जब उसने अर्जुन की पहचान बताई तो शर्मा युवराज को अचानक एहसास हुआ। पता चला कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। अर्जुन वाकई उसकी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त का मंगेतर था और उसने सचमुच उसकी खातिर काम किया था। देखो, मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। शर्मा युवराज का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया था और वो लगातार झुककर माफी मांग रहा था। मैंने तुच्छ विचारों में तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। शर्मा युवराज ने अजीब तरह से मेज से शराब उठाई और टोस्ट करने ही वाला था। अचानक उसने मेज पर रखे बेस्वाद व्यंजनों पर ध्यान दिया और गुस्से से बोला, किस शेफ ने ये व्यंजन बनाए हैं? क्या तुम अब मेरे शर्मा परिवार में काम नहीं करना चाहते? श्रुति ने अपना चेहरा ढक लिया। पापा, बस करो। मैंने बनाए हैं। मैं नया बैच बनाऊंगा। शर्मा युवराज का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अजीब सा महसूस हुआ। चलो, तुम्हें शर्मिंदा न करो। मैं श्रुति से दोबारा बनवाऊंगा। ये जरूरी नहीं है। अर्जुन ने हाथ हिलाया। मुझे भूख नहीं है। पहले श्रुति की हालत देख लेते हैं। इस बार क्या तुम मुझे अपनी नब्ज देखने दोगे? श्रुति लोगों का सामना करने में और भी शर्मिंदा थी। पता चला कि अर्जुन सचमुच उसकी बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने गलत समझा और सोचा कि वो उसका फायदा उठा रहा है। वो खुद को शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सकी और उसने अपनी आस्तीन से अपना चेहरा ढक लिया और अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। शर्मा युवराज हैरान रह गए। युवा गुरु अर्जुन, मेरी बेटी बीमार है। क्या ये गंभीर है? अर्जुन की चिकित्सा कुशलता ने उन्हें पहले ही चकित कर दिया था, क्योंकि वो पहले ही मौत के करीब पहुंच चुके थे। ये कहना कि उनकी कुशलता चमत्कारी थी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी अचानक गंभीरता देखकर शर्मा युवराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। जांच के बाद पता चलेगा। अर्जुन ने श्रुति की कलाई पर हाथ रखा। एक पल बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। नाड़ी सुचारू और लयबद्ध है। बारी बारी से लहरें उठ रही है। ये फिसलन भरी नाड़ी का संकेत है। श्रुति ने शर्म से आंखें भींचे हुए असमंजस में पूछा, फिसलन भरी नाड़ी क्या होती है? अर्जुन ने श्रुति के पेट के निचले हिस्से पर नजर डाली और झिझकते हुए कहा, गर्भावस्था। धमाका। शर्मा युवराज के हाथ में शराब का गिलास अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसके अनगिनत टुकड़े हो गए। अपनी बेटी को देखते ही उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। श्रुति मानो बिजली की तरह थरथरा उठी। गर्भावस्था, गर्भावस्था। सदमे के बीच
उसके दिल में अपमान की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। खासकर जब से ये शब्द अर्जुन के मुंह से निकले थे, उसे और भी ज्यादा अपमान महसूस हुआ। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। मैं पवित्र हूं, मैंने किसी पुरुष का हाथ भी नहीं छुआ। शर्मा युवराज भी सदमे से बाहर आ गए। उनके सामने एक वैद्य था। अगर कोई और होता तो वो उसे थप्पड़ मारकर भगा देते। युवा गुरु अर्जुन, कृपया ध्यान से निदान करें। मेरी बेटी अभी भी कुंवारी है और उसने खुद को शुद्ध रखा है। वो गर्भवती कैसे हो सकती है? अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में एक फिसलन भरी नाड़ी है। इसमें कोई गलती नहीं है। अगर गर्भावस्था नहीं तो एक और संभावना है। अर्जुन ने श्रुति के पेट के निचले हिस्से को गौर से देखा। एक जन्मजात भ्रूण। शर्मा युवराज और श्रुति दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन फिर हैरान हो गए। लगता है उन्होंने तथाकथित जन्मजात भ्रूण के बारे में नहीं सुना था। अर्जुन ने समझाया, एक जन्मजात भ्रूण एक सैद्धांतिक शरीर है। जब दो भ्रूण एक ही गर्भ में होते हैं तो एक के दूसरे द्वारा अवशोषित होने की संभावना बहुत कम होती है। दो भ्रूण एक ही शरीर साझा करते हैं। ये जन्मजात भ्रूण है। ये सुनकर शर्मा युवराज ने सोच में पड़कर कहा। उन्होंने याद किया, जब मेरी पत्नी पहली बार गर्भवती हुई थी तो डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों की बात कही थी, लेकिन बाद में केवल एक ही हुआ। हमें हमेशा लगता था कि डॉक्टर नासंभ है, नाड़ी देखकर गलती कर बैठा है। क्या? श्रुति ने अपने पेट के निचले हिस्से को छुआ। उसे ठंड लग रही थी। क्या तुम कह रही हो कि मेरे शरीर में कोई और है? अर्जुन ने हाथ हिलाकर उसे दिलासा देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत। एक संकी के बजाय जन्मजात भ्रूण कहलाने का मतलब है कि कई महिला मार्शल आर्टिस्ट इस शरीर को बहुत पसंद करती है। अधिकांश अवशोषित भ्रूण धीरे धीरे मुख्य शरीर के बढ़ने के साथ उसमें समाहित हो जाते हैं। तुम्हारी उम्र में अगर ये अभी भी मौजूद है तो ये निश्चित रूप से असाधारण है। अगर ये जागृत होता है तो ये निश्चित रूप से असाधारण क्षमताएं प्रदर्शित करेगा। या तो कोई विशेष शक्ति प्रदान करेगा या मुख्य शरीर को बढ़ाएगा। शायद इसमें एक मजबूत आत्मा जड़ भी होगी। इस स्पष्टीकरण के साथ शर्मा युवराज के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। ये वास्तव में एक अच्छी बात है। युवा गुरु अर्जुन, क्या इसे सक्रिय करने का कोई तरीका है? अर्जुन ने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत एक नुस्खा लिखा जिसमें महंगी जड़ी बूटियां लिखी थी। शर्मा युवराज दर्द से कराह उठे, लेकिन अपनी बेटी के संभावित परिवर्तन के बारे में सोचकर उन्होंने दांत पीस लिए और बटलर को सामग्री इकट्ठा करने का आदेश दिया। श्रुति ने हल्के से अपने होंठ काटे। वो अब डरी नहीं थी, बल्कि थोड़ी उत्सुक थी। एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रही थी जो उसके और अर्जुन के बीच की दूरी को कम कर दे। अर्जुन, मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका एहसान कैसे चुकाए। उसकी आंखें प्रशंसा से भर गई। एक पिता होने के नाते शर्मा युवराज ने कुछ गौर किया और अफसोस जताते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि यंग मास्टर अर्जुन की सगाई हो चुकी है, वरना मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे करने में कोई आपत्ति नहीं होती। एक दिव्य चिकित्सक, निर्जला नगर का सर्वोच्च प्रतिभाशाली, वो मनुष्यों में एक अजगर था और उन्हें एक साथ लाने में उसे बेहद खुशी हुई। श्रुति का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके पिता अर्जुन को बहुत पसंद करते थे। कुछ सोचने के बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी, दरअसल यंग मास्टर अर्जुन की एक और गुप्त पहचान है। कृपया उसे अपने तक ही सीमित रखें। वो एक 3 स्टार सोल मास्टर भी है। हमारे उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव और पिफू गोली उन्हीं ने बनाई थी। क्या? शर्मा युवराज की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई और वो सहज ही झुकना चाहते थे, लेकिन श्रुति ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, उन्हें पता नहीं है कि मैंने उनकी 3 स्टार सोल मास्टर वाली पहचान खोज ली है, इसलिए उन्होंने अपनी हरकतें रोक दी, लेकिन उनका दिल बेचैन था। 3 स्टार सोल मास्टर, इसका क्या मतलब है? इससे वायु पर्वत संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी घुटने टेक सकते हैं। ऐसा व्यक्ति
जो पहले से ही शादीशुदा है अपनी बेटी को उपपत्नी क्यों नहीं बना सकता? उन्होंने अपनी जांग पर जोर से थपथपाया और आह भरी, आह, काश तुम्हारी मां ने अपने फैसले खुद न लिए होते। श्रुति हैरान हुई, मां को क्या हुआ? शर्मा युवराज ने बेबसी से कहा, तुम्हारी मां को चिंता थी कि मेरे जाने के बाद शर्मा परिवार का कोई सहारा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने हमें बिल्यू शहर में जोशी परिवार से जोड़ने का फैसला किया। जल्द ही वे शादी का प्रस्ताव रखने आएंगे। क्या? श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया और वो पीछे हटती रही। उसकी भी तो शादी तय थी। फिर वो और अर्जुन, ये सोचकर उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। शर्मा युवराज ने मन ही मन आह भरी और अर्जुन से कहा, युवा गुरु अर्जुन ने दुनिया देख ली है। प्रस्ताव वाले दिन कृपया गवाह बनकर आइए और उस व्यक्ति की जांच करने में मदद कीजिए कि क्या वो मेरी बेटी से शादी करने के लायक है। जांच? अर्जुन ने मना कर दिया। दो बड़े परिवारों के बीच का मामला है, मेरे जैसा बाहरी व्यक्ति इसमें कैसे शामिल हो सकता है? शर्मा युवराज को 3 स्टार सोल मास्टर होने की अपनी पहचान की बहुत कद्र थी। ऐसे व्यक्ति का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। कृपया युवा गुरु अर्जुन हमारी मदद कीजिए ताकि मेरी बेटी गलत व्यक्ति से शादी न करे और उसे जीवन भर पछताना न पड़े।